दोस्तों मैं हूं दानिश सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड किस किस कंपोनेंट से बना हुआ है, हार्ट का रचना कैसा होता है, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। उसके बाद होता है ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के अंदर किस तरह होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ईसीजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारे टॉपिक को कवर करने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्या आपको मालूम है कि हमारे शरीर में जो सेल है उस तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स तथा विटामिन्स और हार्मोन्स कैसे पहुंचता है तथा कोशिका में बने कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर कैसे जाता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे दिमाग को 3 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारा दिमाग डेड कर जाता। उसी तरह शरीर के बाकी सेल का भी यही हाल है। अगर उस तक ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंचे तो वो सेल धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन तथा पूरे शरीर तक ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स को कौन पहुंचाता? दोस्तों आज हम लोग जानेंगे इसी के बारे में कि हमारे दिमाग तक और हमारे शरीर के एक एक हिस्से तक न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, विटामिन्स तथा हार्मोन्स को कौन पहुंचाता तथा कोशिका में बने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कौन ले जाता। तो दोस्तों एक्चुअली हम लोग बात करेंगे आज रक्त के बारे में, जिसे ब्लड भी कहते हैं। दोस्तों ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो हमारे शरीर के एक एक हिस्से तक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, विटामिन्स और हार्मोन्स को पहुंचाता तथा कोशिका में बने कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता, फिर वहां से रेस्पिरेशन के द्वारा CO2 को बाहर कर दिया जाता। दोस्तों रक्त मुख्यतः 2 पार्ट से बना होता है, एक होता है ब्लड सेल तथा प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है। ब्लड में 55% तक 55% तक प्लाज्मा होता है तथा 45% तक ब्लड सेल होता है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% तक पानी होता है तथा 6 से 8% तक प्रोटीन होता है और कुछ मात्रा में ग्लूकोज, मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट इत्यादि होता है। उसी तरह हार्मोन्स भी होता है उसके अंदर दोस्तों, अमीनो एसिड और लिपिड्स भी होता है प्लाज्मा के अंदर। दोस्तों प्लाज्मा में एल्बुमिन मेन प्रोटीन होता है जो रक्त के क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है दोस्तों। उसके अलावा फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन प्रोटीन भी होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का मुख्य काम रक्त को क्लॉटिंग करने में होता है तथा ग्लोबुलिन प्रोटीन का मुख्य काम शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करने में होता है। दोस्तों सीरम वह क्लियर लिक्विड है जिसे क्लॉटेड ब्लड से अलग किया जा सकता है, या सीरम ब्लड का वह पार्ट होता है जो क्लॉट नहीं होता। दोस्तों जब हम लोग ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ब्लड 2 भागों में बट जाता है। एक होता है ब्लड सेल, दूसरा एक क्लियर लिक्विड होता है। जो क्लियर लिक्विड है उसी को ही सीरम बोला जाता है। एक्चुअली ब्लड सेल 3 सेल से बना होता है, 3 अलग अलग सेल से बना होता है, जिसे RBC रेड ब्लड सेल बोला जाता है, जिसे WBC व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है, या तीसरा है दोस्तों प्लेटलेट्स बोला जाता है। दोस्तों RBC को इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट तथा प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट को फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। दोस्तों RBC रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो एक स्वस्थ आदमी के 1 ml रक्त में एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक RBC सेल होता है। दोस्तों RBC रेड बोन मैरो में बनता है तथा इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। दोस्तों एक स्वस्थ आदमी के अंदर 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है। दोस्तों यही हीमोग्लोबिन ही रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। दोस्तों एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के को ट्रांसपोर्ट करता है तथा 4 CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। दोस्तों RBC का जीवन काल जो होता है वो सिर्फ 120 दिनों का होता है, उसके बाद वह स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ
आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का आकार जो होता है वो बाइकनकेव होता है तथा मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब वो नया सेल रहता है, नया आरबीसी बनता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है। जैसे ही वह ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तब वह न्यूक्लियर तथा सेल ऑर्गेनेल को सेल से बाहर कर देता है, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकता तथा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचा सकता। दोस्तों ब्लड सेल का दूसरा पार्ट से ल्यूकोसाइट, जिसे डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी एक रंगहीन सेल है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तथा एक स्वस्थ आदमी के 1 ml रक्त में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी होता। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, मगर उसका जो लाइफ टाइम होता है दोस्तों, लाइफ स्पैन, जीवन काल उसका सिर्फ 13 से 20 दिन तक होता है। उसके बाद वह लिम्फेटिक सिस्टम में नष्ट हो जाता है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में बनता है। जब इमेच्योर डब्ल्यूबीसी पहली बार ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो उसे बैंड्स या स्टेप्स कहते हैं। दोस्तों ल्यूकोसाइट हमारे शरीर में फैगोसाइटोसिस के माध्यम से बीमारियों से लड़ता तथा बाहर के ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देता। दोस्तों हमारे शरीर में 2 तरह का डब्ल्यूबीसी होता है, एक ग्रैनुलोसाइट तथा दूसरा एक ग्रैनुलोसाइट। दोस्तों ग्रैनुलोसाइट मतलब दानेदार, दूसरा जो दानेदार नहीं होता। दोस्तों ग्रैनुलोसाइट भी 3 तरह का होता है, जिसे न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स कहा जाता है तथा एक ग्रैनुलोसाइट भी 2 तरह का होता है, जिसे लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी में इन सारे सेलों का अलग अलग मात्रा होता है। जैसे अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की तो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसी तरह बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में होता है। दोस्तों अगर इसके आंकड़ा की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो है डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% तक होता तथा बेसोफिल्स सबसे कम जो कि 0.5 से 1% तक होता। उसी तरह दोस्तों स्नोफिल 0 से 6% तक होता तथा लिम्फोसाइट 20 से 40% तक और मोनोसाइट 2 से 8% तक होता। दोस्तों 6 से 8% न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट सेल फैगोसाइटिक सेल होता जो बाहर के ऑर्गेनिज्म को शरीर में प्रवेश होने से रोकता। बेसोफिल सेल जो होता है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन इत्यादि को सीक्रेट करता है। दोस्तों हिस्टामिन कब रिलीज होता है? जब एलर्जिक रिएक्शन या अस्थमा अटैक होता। स्नोफिल्स जो इन्फेक्शन से रोकता तथा यह एक एंटीबैक्टीरियल होता जो बैक्टीरिया को खत्म करता तथा यह इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को कंट्रोल करता। दोस्तों लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। दोनों ही लिम्फोसाइट शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। दोस्तों बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है जो वायरस तथा बैक्टीरिया को नष्ट करता। दोस्तों मोनोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है जो सर्टेन इन्फेक्शन से लड़ता है, जो डेड या डैमेज सेल को निकालता है तथा कैंसर सेल को भी नष्ट करता। दोस्तों ब्लड सेल का तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट एक प्रकार का ब्लड सेल होता है जो मेगा कार्योसाइट से बनता है, जो कि एक बोन मैरो सेल होता है। दोस्तों एक स्वस्थ आदमी के 1 ml रक्त में 1.5 लाख से 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स से विभिन्न प्रकार का पदार्थ रिलीज होता है, जैसे एडीपी, VWF, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जिसे PDGF भी कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जिसे VEGF भी कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों सेरोटोनिन कोगुलेशन फैक्टर जो ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, जिससे शरीर से ज्यादा रक्त बाहर निकल जाता है और शरीर बीमार हो जाता। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप पिछली वीडियो या दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि कार्डियक साइकिल, उसके बाद है दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट का रचना किस तरह होता है या सर्कुलेशन ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इन सारे वीडियो के बारे में अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तथा बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू। तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं ब्लड लाल रंग का तो होता है, मगर असल में रक्त अलग अलग तरह का होता है जिसे ग्रुप में बांटा गया। दोस्तों जनरली हम लोग देखते हैं कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो किसी डोनर की तलाश की जाती है। जब डोनर मिल जाता है तो दोनों का ब्लड ग्रुप सबसे पहले मैच किया जाता। ब्लड ग्रुप मैच होने के बाद ही उस पेशेंट को या जिसको ब्लड की जरूरत हो उसको ट्रांसफर किया जाता, उससे पहले नहीं किया जाता। यहाँ तक कि पिता के खून को बेटे के या उसके बच्चे के खून तक नहीं मिलाया जाता।
जब तक कि उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करे। अगर मैच करता है तो फिर उससे ब्लड लिया जा सकता है, अन्यथा ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि कितने तरह का ब्लड ग्रुप होता है। दोस्तों ब्लड ग्रुप को समझने के लिए हमको ब्लड के इतिहास के बारे में भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग पहले इसका इतिहास जानते हैं कि ब्लड का इतिहास क्या है और एंशिएंट टाइम में इसका किस तरह उपयोग होता था, ब्लड का ट्रांसफ़र होता था या नहीं होता था। इस सब के बारे में हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, इस बीच स्किप न करें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया, क्या समझाया और क्या मालूम हुआ। तो दोस्तों शुरू करते हैं ब्लड के इतिहास के बारे में। असल में एंशिएंट टाइम में लोगों को ब्लड का महत्व मालूम हो गया था और उन लोगों को रक्त एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र करने का तरीका मालूम था, मगर ब्लड ट्रांसफ़र के बाद लगभग आदमी जीवित नहीं रह पाते थे। ये उन लोगों को नहीं समझ में आता था और इसका कारण नहीं मालूम था। जैसा कि 1492 में जब रोम के पोप को किसी कारणवश ब्लड की आवश्यकता हुई तो डॉक्टर ने पोप को 3 स्वस्थ आदमी के ब्लड द्वारा पोप के ब्लड को ट्रांसफ्यूशन करने के लिए कहा, मगर जैसे ही ब्लड का ट्रांसफ्यूशन हुआ उसके जस्ट बाद पोप की मृत्यु हो गई। दोस्तों 1492 से लेकर 1818 से पहले तक इस तरह का कितना ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुआ, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं रहा। 1818 में पहली बार सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुआ जो कि जेम्स ब्लंडेल द्वारा किया गया। इस ट्रांसफ्यूजन में एक आदमी के शरीर से इस ब्लड सिरिंज द्वारा लेकर दूसरे मरीज के अंदर इंजेक्ट किया गया। दोस्तों 1825 से 1830 तक 10 आदमियों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, जिसमें 5 ही आदमी को क्लिनिकल बेनिफिट दिखा, मगर 5 आदमी की मृत्यु हो गई और उन लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का कोई फायदा नहीं दिखा। दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान 2 दिक्कतें आती थी। पहला, ब्लड जैसे ही किसी भी कंटेनर में इकट्ठा किया जाता था ब्लड क्लॉट कर जाता था, क्योंकि उस टाइम किसी को एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन या कंपाउंड के बारे में नहीं मालूम था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम एंटीकोगुलेशन सॉल्यूशन का खोज नहीं हुआ था जिससे ब्लड क्लॉट होने से रोका जा सके। दूसरा दिक्कत था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पेटेंट में बुरा अभिक्रिया होता था, जिससे पेटेंट की मृत्यु भी हो जाती थी। तो 1914 में कुछ एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन का खोज हो चुका था। 1916 में फ्रांसिस रॉस एवं जे.आर. टर्नर ने कुछ ब्लड जमा किए और उसमें साइट्रेट ग्लूकोज सॉल्यूशन मिलाकर उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर लिया और इस तरह पहली बार ब्लड को स्टोर करने का तरीका मालूम हो चुका था, जिसके बाद ब्लड को स्टोर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद 1937 में बर्नार्ड फैंटस ने ब्लड बैंक टर्म शुरू किया, जो कि पहला ब्लड बैंक कुक काउंटी हॉस्पिटल शिकागो में खुला। उसके बाद धीरे धीरे पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ब्लड बैंक खुला। मगर दोस्तों अब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु होती थी, क्योंकि उन लोगों को अब भी इसका रीज़न नहीं पता चल रहा था। मगर 1939 में जब एबीओ ब्लड ग्रुप का खोज हुआ तो लोगों की मृत्यु में कुछ कमी आई, मगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद फीवर और दूसरी परेशानियां होती थी। दोस्तों 1939 में फिलिप लेविन और आरी ने देखा कि एक माँ ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया और खून की कमी के कारण पति का ब्लड माता को दिया गया, जो कि दोनों ओ ब्लड ग्रुप थे। माता और पति दोनों ओ ब्लड ग्रुप थे, मगर माता को रक्त दिए जाने के बाद माता को ब्लड की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे फिलिप लेविन और आरी ने जाना कि कोई और भी कारक है जिससे रक्त का समस्या उत्पन्न हुआ। बाद में कार्ल लैंडस्टेनर और एलेक्स वेनर ने मकाकस रेसस मॉन्की, जो कि एक बंदर की प्रजाति है, उससे एक अलग कारक को खोजा जिसे RH फैक्टर कहा गया। जिसके अंदर भी यह कारक होता था उसे RH पॉजिटिव कहा जाता था और जिसके अंदर ये न होता था उसको RH निगेटिव कहा जाता था। दोस्तों इस प्रकार रक्त मुख्यतः 2 ग्रुप में हुआ, जिसे एबीओ ब्लड ग्रुप कहा गया और RH ब्लड ग्रुप कहा गया, जो कि पूरी दुनिया में उपयोग होता। दोस्तों इसके अलावा एबीओ ब्लड ग्रुप भी अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ। दोस्तों असल में आरबीसी के सतह पर एंटीजन ए और एंटीजन बी के उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। दोस्तों एंटीजन एक रसायन होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है।
इसी प्रकार अलग अलग आदमी के प्लाज्मा में 2 प्राकृतिक एंटीबॉडीज होते हैं जो एंटीजन के जवाब में प्रोटीन उत्पादन करते हैं तथा एंटीजन और एंटीबॉडी के उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, जिसे ए, बी, AB तथा O ब्लड ग्रुप कहा जाता है, जो कि चार्ट टेबल में दिखाया गया है। दोस्तों इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं ए ब्लड ग्रुप पर ए एंटीजन तथा बी एंटीबॉडी होता है, इसीलिए यह ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। उसी प्रकार बी पर एंटीजन बी होता है तथा एंटीबॉडी ए होता है, इसीलिए बी और ओ वाले ग्रुप से ब्लड ले सकता है। उसी प्रकार दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप पर ए एवं बी एंटीजन तथा कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसीलिए यह ए बी एवं ओ ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता। दोस्तों उसी तरह ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता मगर ए एंटीबॉडी तथा बी एंटीबॉडी होता है, इसीलिए यह सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। दोस्तों इस प्रकार ओ ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तथा ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। दोस्तों RH एंटीजन जो कि रेसस मंकी में होता है, जो कि लगभग 80% आदमियों के RBC के सतह पर भी मौजूद होता है। जिसमें RH होगा उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें RH नहीं होगा उसे RH निगेटिव कहते हैं। दोस्तों अगर RH निगेटिव आदमी RH पॉजिटिव आदमी के ब्लड से मिले तो यह एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन के बनाता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं माँ और गर्भ का ब्लड प्लासेंटा द्वारा अलग होता है, मगर पहला बच्चा के डिलीवरी के दौरान माँ का ब्लड कुछ मात्रा में फीटस के RH ब्लड से मिल जाता है, जिस कारण माँ के ब्लड में RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। माँ के अगले प्रेगनेंसी में माँ का RH एंटीबॉडीज फीटस के RH पॉजिटिव ब्लड में मिल जाता, तब फीटस का RBC नष्ट होने लगता है, जिससे बेबी को जॉन्डिस हो जाता है, जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। दोस्तों इसे रोकने के लिए माँ को पहले बच्चे के डिलीवरी के तुरंत बाद एंटी-RH एंटीबॉडीज दिया जाना चाहिए, जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होने से रोकता है। मानव हृदय के रचना के बारे में और उसके बाकी कैरेक्टर के बारे में तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हृदय हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू से बना होता है। दोस्तों हृदय ही हमारे शरीर में रक्त का संचार करता है, जो अपने साथ के सारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा एंजाइम पहुंचाता है और कोशिकाओं में बने CO2 को हमारे लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से वो बाहर वातावरण में निकल जाता है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि हार्ट का किस तरह रचना होता है। दोस्तों हमारे हृदय को प्रकृति ने 4 अलग अलग चैम्बर में बनाया है, 2 ऊपर 2 नीचे की तरफ। ऊपर वाला चैम्बर लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में होता है, जो कि पतली इंटर एट्रियल सेप्टम से अलग होता है। वही नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होता है, जो कि मोटी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से अलग होता है। उसी तरह दोस्तों एट्रियम और वेंट्रिकल मोटी फाइब्रस टिश्यू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग होता है। जैसे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में नॉन लिटरल वाल्व होता है, जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं या माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। दोस्तों उसी तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में भी एक वाल्व होता है, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उसी तरह दोस्तों राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनिक वाल्व द्वारा जुड़ा होता है, जो कि लंग्स तक पहुंचता है। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में खुलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टा से ऑर्टिक वाल्व द्वारा जुड़ा होता है, जो सारे शरीर तक पहुंचता है। वहां से सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कवा द्वारा राइट एट्रियम में खुलता है। दोस्तों रक्त का बहाव एक ही डायरेक्शन में होता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में और फिर वहां से पूरे बॉडी में पहुंचता है।
फिर दोस्तों बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर और इन्फीरियर वेना केवा द्वारा राइट एट्रियम में पहुंचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, फिर वहां से लंग्स में पहुंचता है, फिर वहां प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह ब्लड का सर्कुलेशन होता है। दोस्तों हमारा हृदय जो है कार्डियक मसल से बना होता है और हमारे हृदय में नोडल टिश्यू पूरे हृदय पे बिछा होता। दोस्तों अब इसके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता वो भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों हमारे हृदय में साइनो एट्रियल नोड करके एक पैच होता है जो कि राइट एट्रियम के ऊपर किनारे में एक पैच के रूप में उपस्थित होता है। उसी तरह दोस्तों एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है जो कि राइट एट्रियम के एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के नीचे किनारे की तरफ होता है। दोस्तों एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसे नोडल फाइबर कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम तक पहुंचता है, जहां वह दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे लेफ्ट बंडल और राइट बंडल कहते हैं। दोस्तों यह लेफ्ट बंडल और राइट बंडल पतली फाइबर में बटकर पूरे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बिछ जाता है, जिसे पुरकिंजी फाइबर कहते हैं। दोस्तों यह नोडल फाइबर बिना किसी बाहरी सोर्स के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे हृदय कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसे सिस्टोल या डायस्टोल कहते हैं। दोस्तों साइनो एट्रियल नोड 1 मिनट में 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो कि हमारे हृदय की गति को, जिसे सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं, को मेंटेन रखता है। इसीलिए इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। दोस्तों पेसमेकर से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है वो कोशिका के आंतरिक और बाहर के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। हृदय चक्र जानने के लिए हम लोग को वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा। दोस्तों बीच में वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि हृदय चक्र होता क्या है, कहाँ से कहाँ शुरू होता और कहाँ ख़त्म होता। तो दोस्तों शुरू करते हैं हृदय चक्र के बारे में। दोस्तों हृदय चक्र एक दिल की धड़कन की शुरुआत से दूसरे की शुरुआत तक होता है, या दूसरा ये भी बोल सकते हैं पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, जिसे डायस्टोल कहते हैं, जिस दौरान हृदय में रक्त भरता, मतलब हार्ट में रक्त भरता, तथा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसे सिस्टोल कहते हैं, जिस दौरान रक्त शरीर तथा लंग्स तक पहुंचता। लेकिन दोस्तों जब एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो इसे ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। इस दौरान ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व एवं सेमिलूनर वाल्व बंद रहता तथा दोनों एट्रियम तथा दोनों वेंट्रिकल में रक्त भरा होता। दोस्तों ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के बारे में हम लोग कल लास्ट वीडियो में देखे थे। यहाँ सेमिलूनर वाल्व क्या होता है? सेमिलूनर वाल्व दोस्तों हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एक नया नाम है। दोस्तों सेमिलूनर वाल्व ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को ही सेमिलूनर वाल्व बुलाया जाता है। दोस्तों हृदय में उपस्थित साइनो एट्रियल नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिससे लेफ्ट एट्रियम तथा राइट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। दोस्तों एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण 30% रक्त वेंट्रिकल में आ जाता है। अब दोस्तों एक्शन पोटेंशियल साइनो एट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ फिश में पहुंचता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से पुरकुंजी फाइबर में पहुंचता है, जो कि पूरे वेंट्रिकल मसल्स में पहुंचता है, जिसके कारण वेंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं, तथा एट्रियम रिलैक्स करता है, जिसे एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। दोस्तों वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है तथा रक्त वापस एट्रियम में नहीं जा पाता, मगर वेंट्रिकुलर प्रेशर के कारण सेमिलूनर वाल्व खुल जाता है, जिससे रक्त पल्मोनरी आर्टरी तथा ऑर्टा से सारे शरीर तथा लंग्स तक पहुंचता है, जिससे वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है तथा वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, जिसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं।
फिर रक्त लंग्स तथा शरीर से होकर लेफ्ट एट्रियम तथा राइट एट्रियम में पहुंचता है, जिससे एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और रक्त वेंट्रिकल में पहुंचता है। दोस्तों फिर साइनो एट्रियल नोड से एक्शन पोटेंशियल वापस जनरेट होता है और हृदय चक्र वापस शुरू हो जाता है और इस तरह हृदय बिना रुके कार्यरत रहता है। दोस्तों हृदय की उत्तेजना हृदय के केंद्र में उत्पन्न होती है, जो मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ओब्लांगाटा द्वारा नियंत्रित होता है। तो मेडुला ओब्लांगाटा ऑटोनोमस फंक्शन को रेगुलेट करता है, जैसे रेस्पिरेशन तथा कार्डियक साइकिल। दोस्तों मेडुला ओब्लांगाटा में उपस्थित सिंपैथेटिक तथा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विपरीत काम करता है, जो कि हृदय की गति के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक्सीलरेट या डीएक्सीलरेट करता है। दोस्तों हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब 0.8 सेकंड में 1 बार धड़कता है। इसे हार्ट रेट या हृदय गति कहते हैं। दोस्तों हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल से 70 ml रक्त पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। दोस्तों जब स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से गुना करते हैं तो कार्डियक आउटपुट ज्ञात होता है। दोस्तों कार्डियक आउटपुट का मतलब 1 मिनट में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप्ड आउट किया हुआ रक्त होता है, जो कि एवरेज 5000 ml होता है या 5 लीटर होता है। दोस्तों यह कार्डियक आउटपुट एक साधारण मनुष्य का होता है। 5 लीटर एक साधारण मनुष्य का होता है, मगर दोस्तों एक एथलीट का कार्डियक आउटपुट साधारण मनुष्य से ज़्यादा होता है। दोस्तों हृदय चक्र के दौरान स्टेथोस्कोप से 2 आवाज़ें सुनाई देती है, लब डब। दोस्तों पहला आवाज़ लब जो कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने का होता है, तथा दूसरी आवाज़ डब जो कि सेमिलुनर वाल्व के बंद होने का होता। अब हम लोग को जाना दोस्तों ईसीजी कैसे होता और डबल सर्कुलेशन क्या होता। तो दोस्तों आज तो शुरू करते हैं ईसीजी के बारे में। दोस्तों ईसीजी एक तरह की जांच होती है जिसमें ब्लड वेसल में परेशानी, ऑक्सीजन की कमी, नसों का ब्लॉकेज, टिश्यू का असमान स्थिति, सीने में तेज दर्द होना या सूजन, सांस लेने में तकलीफ, हार्ट अटैक के लक्षणों और दिल से जुड़ी अन्य समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाने की प्रक्रिया यह त्वचा पर लगाए गए इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हृदय की विद्युत गतिविधि के वोल्टेज तथा टाइम का एक ग्राफ है। ये इलेक्ट्रोड छोटे विद्युत परिवर्तनों का पता लगाते हैं, जो कि हृदय की मांसपेशियों के डीपोलराइजेशन के परिणाम स्वरूप होते हैं, जिसके बाद प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान पुनः पोलराइज्ड होता है। दोस्तों ईसीजी हृदय चक्र के दौरान हृदय के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। दोस्तों ग्राफ में अलग अलग पिक्स पॉइंट आते हैं, जैसे पी, क्यू, आर, एस, टी। दोस्तों एक अच्छा ईसीजी पाने के लिए मरीज को मशीन के साथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के साथ जोड़ा जाता है। 2 लीड दोनों हाथों के हथेलियों पर तथा तीसरा लीड लेफ्ट एंकल पर लगाया जाता है। फिर हार्ट एक्टिविटी को लगातार मॉनिटर किया जाता है। दोस्तों हृदय के कार्य को अच्छे से जानने के लिए मल्टीपल लीड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको छाती पर लगाया जाता है। दोस्तों पी वेव एट्रिया के एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन को दर्शाता है, जिस कारण दोनों एट्रियम सिकुड़ता है। तथा दोस्तों क्यू पिक, आर पिक और एस पिक तीनों को क्यू आर एस कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। दोस्तों क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को दर्शाता है, जिस कारण दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ता है। दोस्तों वेंट्रिकल क्यू वेव के ठीक बाद सिकुड़ता है, जो कि सिस्टोल की शुरुआत को दर्शाता है। टी वेव में दोस्तों वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन से पोलराइजेशन स्टेट में वापस आ जाता है तथा एंड ऑफ टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल को बताता है। एंड ऑफ टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल को बताता है। दोस्तों एक फिक्स टाइम पीरियड में नंबर ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स को काउंट किया जाता है, जो कि किसी इंडिविजुअल के लिए हार्ट बीट रेट को बताता है। मतलब दोस्तों क्यू वेव बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल होता है तथा टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? दोस्तों सर्कुलेशन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में जो कि बर्ड, फिश, रेप्टाइल और दूसरे एनिमल्स में भी होता है। दोस्तों इसमें होता है क्या है,
इसमें ब्लड हृदय द्वारा गिल्स तक पहुंचता है तथा शुद्धिकरण के बाद पूरे शरीर में चला जाता है, मतलब एक ही हृदय चक्र में कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इससे सिंपल सर्कुलेशन कहते हैं। मगर डबल सर्कुलेशन में दोस्तों ब्लड दो रास्तों से फ्लो होता है, पहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, जिसमें दोस्तों पहला सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन तथा दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। दोस्तों सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा से सारे शरीर तक जाता है तथा शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कोवा द्वारा राइट एट्रियम में पहुंचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। दोस्तों यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है CO2 रिच ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। दोस्तों पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स तक पहुंचता है, जहां वह ऑक्सीजनेट मतलब शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स बनाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन करता। दोस्तों ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन द्वारा पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा तक जाता है तथा फिर से सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों डबल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है। तो दोस्तों ये था डबल सर्कुलेशन से। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में या सर्कुलेशन डिसऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले नंबर पे हाई ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80 mmHg, जो कि 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। लेकिन दोस्तों जब यही बढ़ जाता 120/80 से जब 140/90, तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 130 के बीच में और डायस्टोलिक प्रेशर 80 के अंदर ही रहता, तो इस प्रेशर को बोला जाता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर धीरे धीरे उस टाइम में बढ़ रहा होता। उसके बाद आता है दोस्तों जब सिस्टोलिक प्रेशर जब 130 से 140 के बीच में और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 90 के बीच में होता है, तो इसे हाइपरटेंशन का फर्स्ट स्टेज माना जाता। और अगर दोस्तों यही प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसे हाइपरटेंशन का सेकेंड स्टेज बोला जाता है। और अगर दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर 180 से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाता है, तो यह हाइपरटेंशन क्राइसिस कहलाता है। दोस्तों हाइपरटेंशन का अक्सर कोई सिम्टम नहीं होता, मगर लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहने से हार्ट स्ट्रोक का भी खतरा रहता। इसका ट्रीटमेंट है हमें उच्च पोषक तत्व वाला खाना खाना चाहिए, कम नमक वाला खाना खाना चाहिए तथा हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए। मेडिसिन आता है दोस्तों, उसमें आता है दोस्तों डायूरेटिक या बीटा ब्लॉकर या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या दोस्तों वैसोडायलेटर, ये सारे दवा आते हैं। यह दूसरा हार्ट डिजीज़ है दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों असल में यह बीमारी तब शुरू होता है जब हृदय तक रक्त पहुंचाने वाला मुख्य ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है। डैमेज होने का मतलब यह है दोस्तों जब ब्लड वेसल के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू की जमा हो जाता है, ब्लड वेसल का लूमेन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी वो नैरो हो जाता है। कोरोनरी आर्टरीज द्वारा ही ब्लड ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट हृदय तक पहुंचाता, लेकिन जैसे ही लूमेन कम हो जाता है तो हृदय तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट तथा ब्लड कम पहुंचता है, जिससे सीने में दर्द होता है। दोस्तों इसका भी कुछ सिम्टम नहीं होता, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों स्मोकिंग हम लोग कम करना है, दूसरा वेट लॉस करना है, तीसरा लो फैट वाला डाइट खाना तथा फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है। दोस्तों बहुत सारा मेडिकल ड्रग्स आता है, उसमें हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आता है स्टेटिन, एंटी कोगुलेंट, बीटा ब्लॉकर, एंटी एंजाइनल एंड कैल्शियम चेन ब्लॉकर। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता, अगर सर्जरी करना होता है तो सर्जरी में क्या करते हैं दोस्तों कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी किया जाता है। तीसरा डिजीज है एंजीना। दोस्तों एंजीना को एंजीना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें ब्लड वेसल का लूमेन जो होता है, मतलब किसी पाइप के अंदर जो होल होता है उसे ही लूमेन कहा जाता है। उसी तरह ब्लड वेसल के अंदर भी एक होल होता है दोस्तों, जिससे ब्लड का फ्लो होता है। जब वो लूमेन बंद या कम हो जाता है
जिससे हार्ट मसल तक बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिससे दोस्तों सीने में बहुत तेज़ दर्द होता। दोस्तों इसका सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम है दोस्तों डिजीनेस, फैटिग, थकावट, हल्का सर दर्द होना, पसीना आना, इंडाइजेशन या नौसिया या रैपिड ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फास्ट हार्ट रेट हो जाता है। ट्रीटमेंट है दोस्तों फिजिकल एक्सरसाइज, वेट लॉस, स्मोकिंग को बंद करना। इसके लिए बहुत सारी दवा मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें दोस्तों एंटी एंजाइनल, बीटा ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटी कोगुलेंट। दोस्तों जब दवा से अगर कंट्रोल नहीं होता तो कुछ मेडिकल प्रोसीजर है जिसके द्वारा एंजीना को कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिकल प्रोसीजर क्या है? पहला दोस्तों कोरोनरी स्टेंट, कार्डियक कैथेटराइजेशन, रीवेसिकुलराइजेशन, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या एंजियोप्लास्टी। उसके बाद अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो थेरेपीज भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें है दोस्तों कार्डियक रिहैबिलिटेशन। दोस्तों अगर इससे भी नहीं हो रहा अगर कंट्रोल तो फिर हम लोग सर्जरी पे जाते हैं। दोस्तों सर्जरी में कोरोनरी आर्टरी बाईपास किया जाता है या हाइब्रिड कोरोनरी रीवेसिकुलराइजेशन किया जाता है दोस्तों इसके अलावा आता है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता। दोस्तों हार्ट फेल्योर का मतलब ये होता है कि जिस तरह हार्ट को काम करना चाहिए उस तरह काम नहीं करता। हृदय में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक बराबर नहीं होता जितना शरीर को चाहिए होता। दोस्तों हार्ट फेल्योर का मतलब कार्डियक अरेस्ट जैसा बिल्कुल नहीं होता। हार्ट फेल्योर को कॉग्निटिव हार्ट फेल्योर भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों लंग का कंजेशन भी हार्ट फेल्योर का मुख्य लक्षण होता है। कंजेशन का मतलब दोस्तों शरीर के किसी भाग में रक्त का जमाव। दोस्तों इसका सिम्टम क्या हो सकता है? सांसें धीमी हो जाना, थकान, पैरों में सूजन, धड़कन का तेज होना, ये सब कुछ सिम्टम है दोस्तों हार्ट फेल्योर का। इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा है दोस्तों स्मोकिंग को बंद करना। तीसरा वजन कम करना, कम सोडियम वाला भोजन करना। जैसे दोस्तों सोडियम क्लोराइड में मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, जैसा आता है डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, डाइटरी सप्लीमेंट, वैसोडाइलेटर और एंटी एंजाइनल। उसके अलावा दोस्तों मेडिकल प्रोसीजर भी है कुछ दोस्तों, उस द्वारा भी हार्ट फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी मेडिकल प्रोसीजर है जिसके द्वारा हार्ट फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है। हार्ट फेलियर कंट्रोल नहीं होता तो फिर सर्जरी किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। दोस्तों इसके अलावा आता लास्ट है जो कार्डियक अरेस्ट होता है। दोस्तों कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इसमें हृदय धड़कना बंद हो जाता है जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। इंडिविजुअल का डेथ भी हो जाता है। दोस्तों इसका मुख्य लक्षण है लॉस ऑफ कॉन्शसनेस या अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो कार्डियक अरेस्ट होने के बाद जल्दी CPR किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दवा में यूज़ करते हैं BP सपोर्ट, इन्वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम ब्लॉकर और एंटी रिदमिक। मेडिकल प्रोसीजर में क्या है? कोरोनरी कैथेटेराइजेशन